1988 में नासा ने एक विचार किया कि इस संसार को कैसे ले जाना है, इस संसार की आगे की जो जो कृत्य हैं वो कैसे पता किए जाएं कि आगे क्या होने वाला है, उसके अनुसार हम चलें। ये काम असाइन किया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई हम आगे भविष्य की प्लानिंग बनाएं, उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि भविष्य कहां जा रहा है। और भविष्य का प्लान बनाने के लिए लोगों की जो मेमोरी है और लोगों के जो शब्दकोश हैं और लोगों की जो भाषा है उसको किसी तरह से हम रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके एक ऐसी लैंग्वेज में बदलें जो कि एक रास्ता दिखाए कि नहीं ऐसे संसार जाने वाला है और हमें सरकार को इस तरह की पॉलिसी बनानी है कि संसार को हम कैप्चर कर सकें। तो सभी भाषाओं का कन्वर्जन उस एक भाषा में किया जाए और उस एक भाषा के आधार पर पॉलिसी बनाई जाए कि संसार किस तरफ जा रहा है। और पूरे संसार की जो वाणियां हैं, जो नेट पे इस्तेमाल करते हैं, जो भाषण देते हैं, इन सभी को रिकॉर्ड करके ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में डाला जाए ताकि वो एक एक्सट्रैक्ट निकालकर सभी भाषाओं का लैंग्वेज का कन्वर्जन करके, ट्रांसलेशन करके एक निश्चित भाषा में कर दे और उस निश्चित भाषा के माध्यम से हम जान सकें कि कहां जा रहे हो और हमको भविष्य की योजनाएं कैसे बनानी। उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो एक रिक्वायरमेंट आई कि एक अलग से भाषा बनानी पड़ेगी, एक अलग से भाषा हमको चाहिए जिस भाषा में हम सबका कन्वर्जन कर सकें, सभी लैंग्वेजेस का। वो भाषा कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें शब्दकोश सबसे बड़ा हो, इतना बड़ा शब्दकोश हो कि हर एक शब्द किसी भी लैंग्वेज का हो उसका ट्रांसलेशन करके उसका शब्द मिल जाए हमको। क्योंकि अगर सिनोनिम्स और पर्यायवाची उसमें जोड़े जाएंगे तो फिर पर्यायवाची के आधार पर वो सॉफ्टवेयर कैसे डिसाइड करेगा किधर जाना है हमको। पर्यायवाची से फिर ह्यूमन बीइंग को माइंड लगाना पड़ेगा। अगर पर्यायवाची हमको अलग से करने पड़े, लैंग्वेज हमको अलग से ढूंढनी पड़ी तो फिर इतने बड़े मिक्सअप, करोड़ों आदमी डेली बोलता है और उनकी रिकॉर्डिंग करके एक एक आदमी पे कन्वर्जन करेगा तो हो गया। तो उस भाषा का शब्दकोश इतना बड़ा होना चाहिए कि संसार की सभी भाषाएं उसमें समाहित हो जाएं। 1988 में वो रिसर्च शुरू हुई कि नई भाषा डेवलप की जाए। आप सोचिए 15-17 वर्ष तक उन्होंने काम किया लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि भाषा नई बनाई कैसे जाए। जो भाषाएं हैं वही हैं लेकिन नई कैसे बनाई जाए जिसमें सब आ जाए। बाद में वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमको नई भाषा बनाने की आवश्यकता नहीं, एक भाषा ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और वो भाषा है संस्कृत। उन्होंने कहा संस्कृत का शब्दकोश संसार की सभी लैंग्वेजेस के शब्दकोशों में सबसे बड़ा है और संस्कृत के हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक दूसरे शब्द में ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि वो मिल जाएंगे, उनके सभी शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग है और उन्हीं सभी शब्दों के प्रोनाउंसिएशन अलग है। प्रोनाउंसिएशन समझते हैं? उच्चारण जो हम करते हैं ना, तो उच्चारण करने में बहुत सारे हैं। अब किसी को आप कैट कहते हैं, जैसे बीयूटी बुट कहिए, नहीं कहते ना ब्यूटी बट, तो उच्चारण अलग हो गया, स्पेलिंग अलग है, उच्चारण अलग है। बट क्यों कह रहे हो, बूट कहिए। CUTE तो क्यूट कहते हैं, तो ब्यूट क्यों नहीं कहते? हाँ, तो ब्यूट क्यों नहीं कहते आप? ब्यूट कहिए। आप ब्यूट नहीं कहते, आप बट कहते हैं। तो इंग्लिश की या बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके लिखने का तरीका कुछ और है और बोलने का तरीका कुछ और है। अब वो बोलने के अनुसार अगर स्क्रिप्ट ट्रांसफर की जाए तो उसका तो प्रोनाउंसिएशन बदल गया। नहीं, क्या किया जाए? संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, उन्होंने जो रिसर्च की उससे यह पता लगा कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है संसार में जिसके हर एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन अलग है। उस भाषा में, वो हिंदी भी नहीं है,
हिंदी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये बड़ी लैंग्वेजें हैं संसार की। संसार की सबसे बड़ी लैंग्वेज इंग्लिश, उसकी समदृश अगर कोई लैंग्वेज है तो वो फ्रेंच और स्पेनिश है, जो संसार में सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद हिंदी है, अरबी है, चाइनीज है, जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं संसार की। इन सभी लैंग्वेजेस में से प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन एक शब्द का अलग अलग तरीके से होता है, लिखा कुछ और जाता है और बोला कुछ और जाता है। आप अंग्रेजी में फॉरेन लिख लीजिए, आप बॉट लिख लीजिए, BOUGST, स्पेलिंग अलग अलग हो जाती ना। तो उनके पुट और बट, PUT पुट और BUT बट, तो पुट को बुट क्यों नहीं कह रहा, बट क्यों नहीं कह रहा, पट क्यों नहीं कह रहा? अगर इसको बट कह रहा है तो उसको पट कहे, अगर उसको पुट कह रहा है तो इसको पुट कहे, नहीं कहता। एक ही शब्द के, एक ही तरह के लिखे जाने वाले शब्दों के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। और ऐसा केवल इंग्लिश में नहीं, संसार की सभी लैंग्वेजेस में प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है। तो नासा ने जो रिसर्च की, उन्होंने कहा कि अगर किसी भाषा का प्रोनाउंसिएशन, हर शब्द का अपना प्रोनाउंसिएशन है और प्रोनाउंसिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो संस्कृत है, संस्कृत को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। बुश प्रशासन उस समय सत्ता में था। बुश प्रशासन को नासा ने रिकमेंडेशन की, क्योंकि रिसर्च प्रशासन ने करवाई थी कि इनको ये काम करके दो ताकि हम भविष्य को नाप सकें, भविष्य को लिख सकें, भविष्य के बारे में पॉलिसी बना सकें। तो बुश प्रशासन ने पूछा कि भाई ये भाषा कहां बोली जाती है। चूंकि बुश प्रशासन भी, बुश भी, भाई वो तो जानता है हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली कहां जाती, कहां की नेटिव लैंग्वेज है संस्कृत, तो नेटिव लैंग्वेज तो अब कहीं की रही नहीं, क्योंकि हिंदी में तो हिंदी जो है वो पाली, ब्राह्मी और संस्कृत मिक्स हो गई, इसलिए वो हिंदी बनी। हिंदी का लिपि अलग कर दी। हिंदी को अगर आप अरमेक या ब्राह्मी लिपि से लिखने लगे तो वो उर्दू हो गई। हिंदी और उर्दू में फर्क कितना है? बोलने में दोनों एक सी हैं, केवल लिपि का फर्क है। ये देवनागरी पे लिखी जाती है, वो ब्राह्मी पे लिखी जाती है, या अरमाइक पे लिखी जाती है जो अरब में चलती है ऐसी, और देवनागरी ऐसी चलती है। तो लिपि में फर्क है, बाकी बोलने में एक ही है, तो वो तो हिंदी ही हो गई। उसको लिखने का तरीका हटा दो तो वो हिंदी ही है, और हिंदी मिक्स है, संस्कृत और पाली मिक्स है। तो यहां की भाषा हिंदी है, तो हिंदी जानते होंगे, हिंदी जानता है, उर्दू जानता है, मराठी पंजाबी जानता है, संस्कृत कौन जानता है? यहां की भाषा है। तो उन्होंने कहा संस्कृत कहां बोली जाती है? उन्होंने कहा साहब बोली कहीं नहीं जाती, लेकिन भारत के पौराणिक ग्रंथों में संस्कृत मिलती है हमको। चूंकि ब्रिटिश, अमेरिकन मोस्टली रिसर्चेस भारत की पुरानी रिसर्चेस से निकाल कर ही नहीं की गई, उन्होंने रिसर्च किया है, सर्च नहीं किया, इन्वेंशन नहीं किया है। आज की तारीख में जितना आप सब कुछ देख रहे हो, ये इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन समझते हैं? आविष्कार नहीं है ये रिसर्च है। रिसर्च मतलब पुनः इसको खोजा गया। तो आज जो प्लेन उड़ रहा है ये रिसर्च है, ये आविष्कार नहीं है। आविष्कार तो भारत के ग्रंथों में है, जिसको ले जाकर उन्होंने रिसर्च की। तो उन्होंने कहा वही लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भारत के ग्रंथों से हम लाए और हमने हवाई जहाज उड़ाए। इसीलिए नासा में संस्कृत को जानने वाले जो IITians हैं, सबसे पहला जॉब मिलता है उनको। संसार की जो बड़ी रिसर्च कंपनियां हैं वो सभी संस्कृत के जानने वालों को और मॉडर्न साइंस को जानने वालों को, इन दोनों का मिक्सअप जिसके पास होता है उसको सबसे पहले प्लेसमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्वेंशन है पुराना वो तो संस्कृत में है। तो उन्होंने कहा कि साहब
हमको कोई नई लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने पास संस्कृत है और हमारे पास जानने वाले भी, संस्कृत को जानने वाले भी काफी लोग हैं। बुश प्रशासन ने अपने राष्ट्रपति का जो उनका कार्यकाल था उसके समापन से एक दिन पहले 2 ग्रांट दी। एक ग्रांट तो 123 समझौता था जो भारत के परमाणु कार्यक्रम का था, जिसको उनको मालूम था कि मेरे जाने के बाद ओबामा आएगा या कोई बामा आएगा और वो सब उसको उड़ा देगा, भारत को कुछ शगुफा देना है बस। और दूसरा उसने ग्रांट दी संस्कृत पे। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में संस्कृत को सिलेबस की तरह चलाया जाएगा और संस्कृत के विद्वान पैदा किए जाएंगे, उनका खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। ये 2009 में बुश प्रशासन, 2008 के अंत में जब भी उनका शासन अंत हुआ था, उस समय बुश प्रशासन जॉर्ज बुश ग्रांट देके गया था। यह है संस्कृत का सच। संस्कृत में संसार का सबसे बड़ा शब्दकोश है, सबसे बड़ा शब्दकोश। और आपको जैसे बताया कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि पाली में संस्कृत के शब्द जोड़ते चले जाओ तो पाली कन्वर्ट होकर संस्कृत हो जाएगी, लेकिन आगे काम नहीं हुआ। जितना वो कर गए तो वो मिक्स हो गई, हिंदी बन गई। तभी तो आपको तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ाए जाते हैं। क्या जरूरत पड़ गई तत्सम और तद्भव को? तत्भव जो था, तत्सम जो उसके इक्विवेलेंट है, उसके समान एक शब्द, समानार्थी। तो हमको तत्भव से तत्सम पढ़ाया जाता कि ये था ओरिजिनल शब्द और ये आज बन गया। क्यों? क्योंकि 2-3 भाषाएं मिक्स हो गई, मिक्स होके हिंदी बनी। और आजकल जो आज का समय है उसमें अंग्रेज आए तो अंग्रेजी उन्होंने डाल दी, तो हो गई हिंग्रेजी। अब हिंदी भी नहीं रही, हिंग्लिश हो गई। हिंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके हिंग्लिश बनाई। हिंग्लिश में अखबार भी निकल पड़े। आपके पास आईनैक्स आता है, इंग्लिश है नहीं? छोटे वाले अखबार चल दिए इंग्लिश में, चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। डीएलए चल रहा है, एक कॉम्पैक्ट चल रहा है, ये सब इंग्लिश है। ना हिंदी है ना अंग्रेजी है, इंग्लिश है। जो शब्द आपको अंग्रेजी में अच्छा लगता है वो उन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया, जो हिंदी में आप जानते हैं वो हिंदी में लिख दिया, जो उर्दू में जानते हैं वो उर्दू में लिख दिया, सब भाषाओं में लिख के उन्हें दे दिया। कहने लगे ये समझो, तो इंग्लिश हो गई। कोई और हमारे ऊपर शासन करने आए, जैसे इटालियन शासन है, तो अब वो इट इंग्लिश हो जाएगी। कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाएगा, अगर इटैलिक भाषा को हमारी मातृभाषा बना दी जाए, हमारी भाषा में डाल दिया जाए, तो एक नई भाषा निकलेगी। ये देवनागरी लिपि का जो सच है। और संस्कृत हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में समाहित है। आपको मालूम है मलयालम में 40% शब्द संस्कृत के हैं। साउथ की जितनी लैंग्वेजेस हैं साउथ इंडिया की, उनमें सभी में संस्कृत के शब्द 40 से 50%। हुआ क्या होगा कि जब वहां की मातृभाषा डेवलप हुई और आदि शंकराचार्य ने संस्कृत उसमें इंक्लूड करवाई, तो वो संस्कृत घुस गई और वो निकल भी नहीं पाई, वो मिक्स हो गई। तो वहां की ना वो तमिल रही ओरिजिनल, ना वो मलयालम रही, ना वो उड़िया रही, ना वो मुड़िया रही, वो सब मिक्स होकर निकल पड़ी। लेकिन वो जो संस्कृत का डेवलपमेंट उन्होंने करवाया, वो हमारे प्रोनाउंसिएशंस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। और जिस समय नासा ने रिसर्च की, उस समय उन्होंने जो आज का भौतिकवाद है, इसमें संस्कृत के हर एक शब्द का अलग मीनिंग निकाला। उन्होंने कहा कि साहब संस्कृत में सिनोनिम्स होते ही नहीं है। सिनोनिम्स संस्कृत में नहीं होते, हिंदी में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, फ्रेंच में होते हैं, सब में सिनोनिम्स होते हैं,
हमारा पाठ्यक्रम चलता है सिनोनिम्स को लेके, व्याकरण पढ़ाई जाती है, सिनोनिम्स पढ़ाए जाते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, पर्यायवाची हमको सिखाए जाते हैं। संस्कृत में पर्यायवाची है ही नहीं। हालांकि हमने उसको हमारे पाठ्यक्रम में पर्यायवाची संस्कृत में डाला है, हमने संस्कृत में पर्यायवाची डाला है। हमने पर्यायवाची इसलिए डाला क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप संस्कृत में हर एक चीज का, हर एक मतलब का एक अलग मतलब है। अगर उसने हलंत लगाया है तो उस हलंत का अलग मीनिंग निकलता है। इसलिए संस्कृत को नासा की लैंग्वेज बनाना चाहिए और संस्कृत को अमेरिका की लैंग्वेज बनाना चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हम, जो सभी लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके एक लैंग्वेज में बदले, वो लैंग्वेज सिर्फ संस्कृत हो सकती है। संस्कृत में ही हमको आगे का रास्ता दिखाई दे सकता है। संस्कृत में ही आगे का रास्ता दिखाई दे सकता है मतलब कि आपकी सभी की लैंग्वेजेस, जो संसार की सब लैंग्वेजेस हैं, उनसे मिक्स करके एक सॉफ्टवेयर में डाला जाए और उन सभी भाषाओं का कन्वर्जन किया जाए। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कन्वर्जन करें, कन्वर्जन करके एक भाषा में ट्रांसलेट करें, और एक भाषा में जब ट्रांसलेट हो जाए तो संसार की दिशा दिखाई पड़े कि पूरा संसार किस दिशा में जा रहा है। और जिस दिशा में संसार जा रहा है उस दिशा में आगे की पॉलिसी अमेरिका बना सके कि इन पर कैसे शासन करना है और कैसे इस संसार को गुलाम बनाना है। ये संस्कृत का सच है। और भारत में अगर आप संस्कृत को कहेंगे कि संस्कृत को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डाल दीजिए, अमेरिका ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डाल दिया, और भारत में अगर आप कह देंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार में बैठे लोग, अपोजिशन में बैठे लोग ये कहने लगेंगे कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसकी साइंटिफिक वैल्यूएशन नहीं देखी। हां, बुश प्रशासन ने इसको कर दिया है तो हो सकता है कि भारत में लोग थोड़ा कम बोलें, क्योंकि फैशन की तरह भारत में वो आएगा। आ जाए 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 वर्ष बाद, वो फैशन की तरह भारत में कभी आएगा। जैसे योगा, हमारी संस्कृति है योगा। लोगों ने कहा अरे जो योगा सिखाते हैं वो तो कम्युनिज्म होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, ये वो सांप्रदायिक हैं। उन्होंने क्रिश्चियन योगा डेवलप किया। उन्होंने जो योगा डेवलप किया उसको क्रिश्चियन योगा कहा और बोले साहब हमने इसकी खोज की है। भारत में फैशन बन के योगा आ गया। जब उन्होंने 20 साल चला लिया तो भारत में फैशन बन के आ गया, योगा लोग करने लगे, भूल गए। अब वो कहने लगे साहब क्रिश्चियन योगा उनसे सीखा हमने। उन्होंने हल्दी पर रिसर्च की, नीम पर रिसर्च की, बासमती चावल पर रिसर्च की, और उनके डीएनए और प्रोटीन निकाल के रख दिए कि इसमें ये प्रोटीन होता है, ये डीएनए होता है, और कहते हैं कि ये रिसर्च हमारी है। हमने हल्दी उगाई, हमने नीम लगाया, हमने बासमती चावल की खोज की। कौन बताए कि हल्दी, नीम और चावल तो भारत की संस्कृति है जो पुरातन है। भारत और पाकिस्तान ने मिलके बासमती चावल के पेटेंट पर हमला किया, क्योंकि बासमती चावल सबसे ज्यादा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर हम मान लें, कुछ इधर कुछ उधर, तो वो हमारी संस्कृति का पार्ट है। बासमती चावल हमने भारत में उगाया और पेटेंट उन्होंने करवाया। तो फैशन बन के बासमती चावल आता है। फैशन बन के लोगों ने देखा कि जब उन्होंने हल्दी पीनी शुरू करी तो हमने हल्दी पीनी शुरू की। जबकि आपके जो पुराने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ऑलरेडी वो चीजें समाहित हैं जिनसे रिसर्च करके नासा जैसे इंस्टीट्यूशंस ने हवाई जहाज बना के उड़ाया। वो ऑलरेडी हमारे पास हमारे ग्रंथों में है। ठीक, हम लोग